Hello guys, how are you? Hope so you all are fit and fine at your home. So in the previous video हम लोगों ने जो कवर किया था वो किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं, यानी कि टॉपिक रनिंग में है अभी हमारे लिए। अभी हम लास्ट पढ़ा था कि कैसे हम इन द इंडस्ट्री ऑफ बेकिंग इंडस्ट्री में या फूड आइटम में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यीस्ट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। यीस्ट का यूज़ ब्रेड में किया जाता है फॉर मेकिंग इट फ्लफी, उसको फ्लफी बनाने के लिए। या ये कीजिए जो आप छोले भटूरे घर में मम्मी बनाती हैं कभी कभार या मार्केट में जो मिलते हैं उसमें भी यीस्ट का यूज़ किया जाता है। जो इडली डोसा है इन सब में यीस्ट का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको फ्लफी बनाना होता है। फ्लफी इन से थोड़ा गुदगुदा ब्रेड जैसी होती है ना, वो फ्लफी होता है सॉफ्ट। तो इसके लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यीस्ट बेसिकली क्या करता है, बहुत कहते हैं ना, बहुत स्पीड से रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। जब हम उस ड्रग को बेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वेपराइज होकर उड़ जाती है, तो उसके बीच का बचता स्पेस जो उसे फ्लफी बना देता है। तो सेम वे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे हम आते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ कमर्शियली कैसे होता है। कमर्शियली अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एल्कोहल और वाइन बनाने में बहुत लार्ज स्केल पे होता है। अलॉन्ग विथ इसका यूज़ एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने में भी होता है। तो ये बेसिकली क्या है, एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कमर्शियली, यानी कि जो वाइन और एल्कोहल मार्केट में अवेलेबल है वो यीस्ट की फॉर्मेशन से ही बनाए। बेसिकली यीस्ट क्या करता है, नेचुरल शुगर पे ग्रो करता है। नेचुरल शुगर का मतलब समझते हैं, यानी कि शुगर विच इज़ फाउंड इन नेचुरल आइटम लाइक जैसे बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश, फ्रूट जूसेस एसेट्रा। दीज आर द मटेरियल विच हैविंग अ नेचुरल शुगर इन इट। ये वो मटेरियल है जिसमें नेचुरल शुगर होती है, ठीक है ना। तो इस पर यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ किया जाता है यीस्ट। आप कहोगे यहाँ इसमें कहते हैं यीस्ट का यूज़ किया जाता है एक्चुअली में। तो मैं आपको बता दूँ, जो यीस्ट है वो बेसिकली बेटा क्या होती है, आपको जैसे कि लास्ट पहले भी बताया था कि यीस्ट बहुत जल्दी रैपिडली ग्रोथ रिप्रोड्यूस होती है और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। तो इधर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं, इधर हमें एल्कोहल की ज़रूरत है, तो हम इधर एल्कोहल यूज़ करेंगे। बेसिकली एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। आपको बताऊँ, एक हमारे साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, तो कि स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। इन्होंने 1857 में जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। 1857 में फर्मेंटेशन के प्रोसेस को इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने क्या फाइंड किया कि जब जो यीस्ट है जब वो रिप्रोड्यूस होती है तो वो एल्कोहल बनाती है, ठीक है ना। एदा शुगर हैज बीन, क्यों शुगर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, इनटू द एल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो इन्होंने जो प्रोसेस था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस दिया था। ये क्या था, प्रोसेस जिसमें नेचुरल शुगर किस में कन्वर्ट हो रही है, एल्कोहल और शुगर में, इज नोन एज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़। देखिए मेडिसिनल यूज़ भी बहुत अच्छा है इसका। कैसे, आपको मालूम होना चाहिए, जब आप बीमार पड़ते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बहुत सारी मेडिसिन लिखता है, बट अलॉन्ग विद दिस मेडिसिन he also prescribe the they also prescribe the एंटीबायोटिक्स, टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन, ठीक है ना। वो कुछ एंटीबायोटिक भी आपको एडवाइस करता है, एंटीबायोटिक भी वो लिखता है। तो एक्चुअल में वो एंटीबायोटिक वो है क्या, वो मेडिसिन है क्या। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है, मेडिसिन के लिए भी बहुत गुड सोर्स है। बिकॉज ये जो बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम पैथोजिन बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकता है, इवन उनको किल भी कर देता है। तो ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं, किल कर देते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है ना। मार्केट में बहुत सारी एंटीबायोटिक अवेलेबल्स हैं, ठीक है ना। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए एंटीबायोटिक का जो इन्वेंशन था वो हम डिस्कवरी भी कह सकते हैं 1929 जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। एक्चुअली ये अपनी लैब में कुछ लैब में बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअली जो चाइना डिश होती है, यानी कि एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर था, उसमें इन्होंने थोड़ा सा क्यों कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली उन्होंने बैक्टीरिया लिया था एक चाइना डिश में और उन्होंने उसे वहाँ छोड़ दिया। बट आफ्टर अ फ्यू डेज उन्होंने क्या देखा, उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर डिपॉजिट होने लग गया। ग्रीन कलर का, लिटिल ग्रीन कलर का कुछ कॉटन टाइप स्ट्रक्चर जो है उस पर फॉर्मेशन होने लगा है, जो कि ग्रीन माउल्ड था। बेसिकली वो एक फंजाई था। उन्होंने क्या देखा कि जो ग्रीन कलर का जो उस पर कुछ माउल्ड टाइप जो क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअल में फंजाई थी।
इससे उनको एक कंक्लूज़न मिला कि फंजाई क्या कर रही थी। उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फंजाई है उसने क्या किया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया उसे प्रिवेंट कर दिया है। इनके दिमाग में क्लिक कर गई बात कि यस, तो एक कंक्लूज़न पे पहुँचे। तो इन्होंने क्या सोचा कि वी कैन ऑल्सो किल्ड द मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया बाय यूजिंग ऑफ दिस फंजाई, हम विद द हेल्प ऑफ फंजाई बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस इन्होंने क्या एक क्या नाम है, एंटीबायोटिक बनाई, दैट इज़ कॉल्ड पेनिसिलिन। उन्होंने क्या बनाया, एक पेनिसिलिन बनाया। जो ये फंजाई थी, जो पेनिसिलिन बनी थी, जो इस फंजाई का नाम था पेनिसिलिन नोटाटम। उस जो उन्होंने फिर बाद में जो एंटीबायोटिक बनाई वो थी पेनिसिलिन। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट में बहुत सारी जो है एंटीबायोटिक अवेलेबल हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, एथ्रोमाइसिन। दीज आर सम ऑफ द एंटीबायोटिक विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है ना, जो किससे बनी है, या तो फंजाई से बनी होती है, बैक्टीरिया से बनी होती हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक बेसिकली क्या है, जो मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो हम कह सकते हैं जो कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी ग्रोथ से बनाई जाती हैं। ठीक है ना, और जिसको किस में यूज़ कर लेते हैं, वैरायटी ऑफ डिजीज़ में, यानी कि अलग अलग तरीके की डिजीज़ में। एक्चुअली बताऊँ, जो एंटीबायोटिक है ना, नॉर्मली देखो ये डेड सेल्स होते हैं, जो वीकेंड सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। आपको मालूम है कि जो एंटीबायोटिक है सबसे पहले जब ये बनाई जाती है, ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं लॉन्च की जाती है, इसका टेस्ट होता है। इसका टेस्ट किया जाता है एनिमल्स पे करने के बाद फिर प्लांट पे इसका टेस्ट होता है, क्योंकि वी ऑल आर द लिविंग हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे वी आर द एनिमल, हम एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग आर ऑल्सो द एनिमल्स। वो एनिमल्स तो है ही है, मंकी, डॉग, काउ, ये एनिमल अलग है। तो वी आर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो द एनिमल, हम भी एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये डायरेक्ट हम पे ना ट्राई करके पहले जो लोअर स्केल एनिमल्स होते हैं उन पर ट्राई किया जाता है। ठीक है, कि उन पर कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, देन आफ्टर प्लांट पे भी किया जाता है। ठीक है, बट एंटीबायोटिक को यूज़ करने के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि दैट अगर डॉक्टर ने आपको 5 डे का कोर्स लिखा है तो यू शुड कंप्लीट इट, आपको वो कंप्लीट करना है। यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर। ये नहीं कि आपने ठीक हो गए 2 दिन में आप तीसरे दिन से दवाई बंद करें, नो। एक्चुअली वो एंटीबायोटिक है, इस टेक अप द टाइम, इट टेक अप देयर टाइम टू वर्क। वो अपना टाइम लेगी प्रॉपर। उसे 5 दिन की उन्होंने लिखा है, दिट मीन्स दैट कि जो ग्रोथ, देखिए उसने ग्रोथ तो रोक दी एंटीबायोटिक ने आपके जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया था उसकी, बट उसे किल नहीं किया। उसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए डॉक्टर कहते हैं प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड लगता है कि इतने टाइम पीरियड को लेने के बाद ये बीमारी आपको नहीं होगी। बट एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि आपने देखा कि जब ख़त्म आपने और लाओ थोड़े ज़्यादा दिन के लिए, नहीं, रॉन्ग डोज नहीं लेनी चाहिए, यानी कि जब नीड ना हो तब नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज ये जो ड्रग्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये आपकी बॉडी में वर्क करना बंद कर देंगी। यानी कि जब कभी फर्दर उस तरीके का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में डिटेक्ट होगा, एंट्री करेगा, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा वो। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले से उसकी एक्स्ट्रा डोज लेनी। सेकेंडली, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सिर्फ फंजाई और बैक्टीरिया पे इफेक्टिव होती है, नॉट ऑन द डिजीज़ विच इज़ कॉजिंग बाय द वायरस। वायरस जो डिजीज़ कॉज होती हैं उस पर जो इफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है, बिकॉज वायरस इज अनदर माइक्रो, वो एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे आपने देखा ना कि क्लास में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी बच्चे एक तरीके से काम नहीं करते, कुछ प्यार से काम कर लेते हैं, कुछ को डांट के काम कराना पड़ता है। ठीक है ना, तो व्हाट इज हाउ दिस वायरस कैन बी प्रिवेंटेड, वायरस से कैसे प्रिवेंट किया, इसके प्रिवेंशन क्या है। आपने देखा होगा कि बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाता है। इवन आज के डेट में हम लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है कोरोना वायरस की, मगर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस, उनको भी वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे पोलियो की लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? बिकॉज ये क्या है, वायरस कॉजिंग डिजीज़ हैं जो सिर्फ वैक्सीनेशन से ही रोकी जा सकती हैं। एक्चुअल में वैक्सीनेशन होती क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। वैक्सीन होती क्या है ये पढ़ते हैं। तो जब भी कोई डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एक्चुअली क्या हमारी बॉडी ना पहले से ही वेल डेवलप्ड है। हमारी पहले बॉडी इस तरीके से प्रिपेयर्ड है, इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है कि हमारी बॉडी का, आपने देखा हो कभी भी कोई वाउंड होता है, चोट लगता है, इंजरी होती है, तो दैट वाउंड इज़ रिकवर्ड कुछ दिन बाद वो अपने आप रिकवर हो जाता है। वाई? बिकॉज अ बॉडी
मेक्स द हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वाइट ब्लड सेल हैं जो क्या करते हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उस वाउंड के अगेंस्ट क्या करते हैं, पहले से उन्होंने एक एंटीबॉडी बना रखी है कि कभी भी बॉडी में चोट लगेगी, स्क्रैच आएगा, जब फर्स्ट टाइम हमारी लगी होगी चोट तब उस टाइम हमारी बॉडी ने वो वाइट ब्लड सेल जो थे उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेंगी कि कभी भी ऐसी चोट लगती है छोटी मोटी जो वाउंड होता है तो उसको वो रिपेयर कर दे। यानी कि फाइट विद द इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स होते हैं, इन्वेडर्स मतलब जो बाहरी फॉरेन मटेरियल तो बॉडी में आते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, जिससे क्या होता है वो उसकी ग्रोथ को, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको रिप्रोड्यूस नहीं होने देता है। ठीक है। और जो बॉडी में माइक्रोब है, बॉडी को मालूम है हमारी कि उन माइक्रोब से कैसे हमें फाइट करना है और वो दोबारा एंटर ना है, उसके लिए हमें क्या करना है वो अपने आप वर्क कर लेता है। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली जो वैक्सीन्स होती क्या है, वैक्सीन बेसिकली डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ के। वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स ऑफ द वायरस, उसी वायरस के या उसी माइक्रो ऑर्गेनिम्स के, हम बेसिकली वायरस ही यूज़ करेंगे, उसी वायरस के डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं जिसको बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है। एक्चुअली क्या है, जब बॉडी में छोटी चोट होगी, छोटा सा उसका अमाउंट होगा तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, हमारी बॉडी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से भी लड़ सकती है, बट एक्चुअली क्या है इनिशियली उसको उसके लिए एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम वीकेंड डालते हैं, वीक एंड डेड लेते हैं, क्योंकि वो वीक एंड डेड हमारी बॉडी को कोई अफेक्ट तो करेगी नहीं, तो उसकी हमारी बॉडी क्या करती है अफेक्ट तो नहीं करेगी, बट जो फॉरेन मटेरियल आया है उसको ख़त्म करना शुरू करेगी वो। तो उसके लिए वो हम क्या करते हैं डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं एक हेल्दी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होता है कि बॉडी की क्या करती है फाइट करना शुरू कर देती है उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया से या वायरस से जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है, एंड मेकिंग अ सूटेबल एंटीबॉडी, और क्या बना लेती है सूटेबल एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो यहाँ से समझ में आया, और इसी को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही है ना, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। यानी कि जब हम बॉडी के अंदर क्या नाम है आपका व्हेन एवर द डेड एंड वीकेंड माइक्रो इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी एंड द बॉडी प्रोड्यूसिंग अ सूटेबल एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस और अ बैक्टीरिया, दिस इज नोन एज अ इम्यूनाइजेशन। इसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बनाना वो इसे बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि एंड वैक्सीनेशन, और वैक्सीन क्या हो गया, वैक्सीन हो गई हमारी, वैक्सीन क्या हो गई हमारी, वैक्सीन हो गई हमारी क्या, वैक्सीन अगर हम पूछें वैक्सीन की डेफिनेशन तो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या बताएंगे, वैक्सीन की डेफिनेशन हो जाएगी द डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय या हम ये कह सकते हैं सॉरी तो बेसिकली वैक्सीन क्या हो गया, वैक्सीन एक ऐसा प्रोडक्ट है विच स्टिमुलेट द ह्यूमन्स बॉडी इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस द इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज़ प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिजीज़। कहने का मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर क्या बना रहा है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। टू किसके लिए, क्यों स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ना, स्टिमुलेट का मतलब स्टिमुलेट कर रहा है किसके लिए, टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट किसके लिए करेगा, टू स्टिमुलेट अ पर्सन इम्यून सिस्टम, जिससे क्या हो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बने, यानी स्टिमुलेट कर रहा है उसको उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम बनाने के लिए, जिससे क्या करे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। यानी कि वैक्सीन क्या हो गई, वैक्सीन इज़ अ प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट द ह्यूमन सिस्टम immune system to produce the immunity of a body and this is known as the vaccination or वैक्सीन। ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक क्या करती है हमारी बॉडी में, हमेशा रहती है लाइफ टाइम टिल द, जब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं, और जब भी जैसी बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिजीज एंटर करती है वो उसके अगेंस्ट क्या करती है वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ, तो वैक्सीन कैसे वर्क करती है, सिंपल जैसे आपने देखा होगा कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, सेप्टेज, ये सब क्या डिजीज़ हैं जो प्रिवेंट की जाती हैं वैक्सीनेशन से। बेसिकली अब ये भी मालूम होना चाहिए वैक्सीन किसने जनरेट करी थी। एक्चुअली सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जनरेट की थी हुई थी, जो कि एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी 1798 में। कितने 1798 में एक एडवर्ड जेनर नाम के हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीन को क्या किया था, डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो किसके लिए बनी थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी इन 1798। ठीक है। तो आपने देखा होगा इन द चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंजेक्शन, आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं जब आप छोटे होते हैं, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अलग अलग तरीके की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना।
सो ये क्या बच्चों के लिए बहुत एसेंशियल ज़रूरी होता है कि उन्हें अलग अलग तरीके की डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए। आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो पोलियो की ड्रॉप दी जाती है, ठीक है। वो क्यों दी जाती है कि हम पोलियो वायरस से बच सकें, लेकिन हमें पोलियो ना हो। तो आपने इसके लिए देखा होगा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर करती है, टीवी न्यूज़पेपर सब जगह ऐड देती है, ठीक है ना। जैसे पल्स पोलियो प्रोग्राम का ऐड आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी देते हैं, ठीक है ना। तो पोलियो ड्रॉप्स क्या है, गिवन टू द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन को दी जाती है। वो क्या है, वो भी एक तरीके की वैक्सीन है। और उसके लिए वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चल रहे हैं अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, यानी कि वर्ल्ड वाइड भी एक कैंपेन चलाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए कि इसके वायरस को कम किया जा सके। और फाइनली क्या हुआ, लेड टू इरेक्टेशन, यानी कि वो बहुत कम हो गया, बहुत वर्ल्ड के कई पार्ट से ख़त्म ही हो गया। क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन हो गया, उसके वायरस को किल कर दिया गया। तो दीज डे जो वैक्सीन्स हैं बहुत लार्ज स्केल पे बनाई जा रही हैं और माइक्रो ऑर्गेनिक्स की हेल्प से बनाई जाती हैं, जिससे क्या कर सके ह्यूमन और एनिमल दोनों को क्या किया जा सके अलग अलग तरीके की सेरेब्रल डिजीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा आता है सॉइल की फर्टिलिटी। बेटा सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है, देखो एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं सॉइल के अंदर जो क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट ऑन सॉइल, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और व्हाट इज बैक्टीरिया इज कॉल्ड द रेजोबियम। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, रेजोबियम इज द बैक्टीरिया और इनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं, ठीक ना। ये सॉइल की बेसिकली क्या फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। वो आगे भी हम आगे बढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें आपको पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा करेंगे कैसे करते हैं। सेकेंडली आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं भाई, आपने देखा होगा हम जनरली स्कूल्स या घर में एक मैन्योर्स यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एक्चुअल में मैन्योर्स किससे मिलके बनी है, ये मैन्योर्स बनते हैं बेटा हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट से। किससे, ऑर्गेनिक वेस्ट। व्हाट आर दिस ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील, जो वेजिटेबल पील सब्जियों के छिलके होते हैं, ठीक है ना। और आपके काऊ डग हो गया, फार्म वेस्ट जिसे कहते हैं काऊ डग, ठीक है, इन सब से बनाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, एक पिट में स्टोर कर लिया जाता है सारे वेस्ट डिस्पोजल को फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो। पिट क्या बेटा, गड्ढा होता है, ठीक है ना, गड्ढे में स्टोर कर देते हैं, जिसमें क्या होता है सॉइल का भाई गड्ढा है, मिट्टी में किया जाता है, सॉइल के अंदर तो वैसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया दिस ऑर्गेनिक वेस्ट गेट डिकम्पोज, वो ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्योर। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है किस में कन्वर्ट हो, आप घर पे भी बना सकते हैं। आप एक काम कीजिएगा, एक पॉट लीजिएगा, पॉट में क्या कीजिएगा थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल डालिएगा, डायरेक्ट थोड़ी सी सॉइल के साथ आप सब्जियों के छिलके और सब्जी भी आप जो वेस्ट बच जाती है उसको भी डाल सकते हैं और कवर कर दीजिए। कुछ टाइम बाद देखेंगे आप वो सॉइल से कवर कर दीजिएगा, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लगभग एक महीने बाद आप देखेंगे कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वही लेने, बिकॉज जो अनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक टॉयज वगैरह ये डिग्रेड नहीं होते, जो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। अगर आप आज इसको ज़मीन में बरीड करोगे तो आज से 10 साल बाद ऐसे की ऐसे ही निकलेंगे जैसे थे, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इट मीन्स दैट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे वो सिर्फ किस पे वर्क करेंगे, इट वर्क ऑन द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू द मैन्योर। और किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैन्योर में, ठीक है ना। आपने देखा होगा वो लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, डेड डिकेइंग प्लांट्स, कई बार मतलब लार्ज अमाउंट में कहने का मतलब आपने देखा कुछ डेड बॉडीज़ या कुछ प्लांट रोड साइड पड़ रहते हैं। आफ्टर सम टाइम आप देखो उस एनिमल की डेड बॉडी कुछ टाइम बाद क्या होती है, बिल्कुल एक तरीके से वहाँ से ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है, वाई डिसअपियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उधर, उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग इट, उन्होंने उसको डिकम्पोज करना शुरू किया, जिससे वो सड़ने लगा। आपको स्मेल भी आती है, स्मेल आने का मतलब है कि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट कर रहे हैं। और आफ्टर अ फ्यू डेज वी विल सी देम दैट द बॉडी ऑफ द एनिमल इज़ कम्प्लीटली डिसअपेयर, वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाती है। तो वो गई कहाँ, एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको ईट किया था, डिकम्पोज किया, खाना शुरू किया। खाते खाते क्या हुआ, उन्होंने उस जो वो वेस्ट था हमारे लिए, बट उनके लिए वेस्ट नहीं था। जो उन्होंने वो वेस्ट निकाला वो सॉइल में मिक्स होता चला गया और सिंपलर सब्सटेंस में क्या कर दिए थे, कन्वर्ट करते चले गए, जो सॉइल के साथ मिक्स हो गया। इससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ी होगी और वहाँ से वो जगह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस जगह को क्लीन भी कर दिया। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसे डिग्रेड करके एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। ये तो बात रही थी अभी तक कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल है। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हार्मफुल हैं। देखिए हेल्पफुल भी हैं तो हार्मफुल भी हैं, हर चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है।
बहुत सारे तरीक़ों से जो हमारे लिए हार्मफुल है। अभी तक जैसे इतने सारे तरीके से मैं नहीं, बहुत सारे तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल था, बट अभी हार्मफुल भी है। कैसे हार्मफुल है? बिकॉज इट कॉजिंग अ डिजीज़ इन द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, इवन प्लांट एंड एनिमल्स ह्यूमन्स में डिजीज़ क्रिएट कर देते हैं। और ऐसे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है? बेसिकली इट स्पॉइल द फूड, ये हमारे फूड को, खाने को ख़राब कर देंगे, ठीक है ना। लेदर, क्लॉथिंग, सब कपड़े आपने देखा होगा मम्मी गर्मियों में सर्दियों में क्या करती हैं, सर्दियों के कपड़ों में बहुत सारे नेपथिन की बॉल डाल के रखती हैं। वाई? जिससे क्या उस पर बैक्टीरिया जो फंगस है या अलग अलग तरीके के माउल्स या मोथ हैं वो एक्ट ना करें। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, जितने हेल्पफुल हैं उतने हार्मफुल भी हैं, बिकॉज ये डिजीज़ का कारण बनते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, पैथोजन एंटर करता है। डिजीज़ कैसे होती है? अब हम डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे अटैक करेगा हम पे? बेसिकली दीज पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर, एयर से, द वाटर विच वी ड्रिंक, द फूड विच वी ईट, जो हम पानी पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, या जो हम अब जैसे एयर लेते हैं, इन सब से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। बेसिकली ये ट्रांसमिट होने के दो रीज़न है। कुछ या तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, यानी कि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डायरेक्ट आ गए, या ये किसी कोई कैरियर एनिमल यानी किसी कोई लेके आया है। तो जो माइक्रोबल डिजीज़ हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक आती हैं बाया एयर, वाटर और अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, ये कम्युनिकेबल डिजीज। इट मीन दीज चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं। यानी कि मेरे से तुम्हारे में आगे, तुम्हारे में दूसरे में आगे, अब चाहे वो एयर से हो चाहे वाटर से, तुम्हारे फिजिकल कॉन्टैक्ट्स हैं। यानी कि डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू इन्फेक्टेड पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। सच डिजीज आर कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। कहते हैं कि जब भी आपको जुकाम खांसी हो तो हमेशा इन हेल्दी पर्सन से दूर रहना चाहिए। जो हेल्दी पर्सन को जो एडवाइस दी जाती है कि ऑलवेज़ क्या करना चाहिए आपको, जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए। यानी कि जब भी आप कोल्ड स्नीज़ होता है, एक्चुअली जब हमें जुकाम खांसी होता है, कोल्ड स्नीज़ होती है, जब स्नीजिंग होती है तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर बाहर आती हैं जो एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं। और अगर एयर नहीं थी, आप वहाँ आसपास खड़े थे, उसकी फाइन ड्रॉपलेट आपके कपड़ों पे आ गए, आप अपने कपड़ों को छुओगे, देन आप उसी हैंड्स को अपने माउथ पे भी लगाओगे, मुंह पे, यानी कि आँख कान सब जगह लगाओगे, तो क्या इस तरीके से वो स्प्रेड हो जाएगा। यानी कि 1000 ऑफ वायरसेस क्या होंगे, एयर में स्प्रेड हो गए या आपके कपड़ों पे आ जाएंगे। और ये वायरस क्या होगा, फिर मे इंटर आवर बॉडी या मे एंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल इट ब्रीथिंग एंड इज कॉजिंग अ इन्फेक्शन। और क्या हो जाएगा, उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अब इसे रोका कैसे जा सकता है, हम कैसे इसके कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं? इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हमेशा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। दूसरा, जब आप छींक यानी कि स्नीज़ करें तो अपने नोज़ और माउथ को अपने रुमाल से क्या कर लें, ढक लें, जिससे कि क्या हो, जो इन्फेक्टेड वायरस है वो बाहर ना आए, वो वहीं की वहीं रह जाए। तो जो इसको लाने वाले माइक्रोब्स को जो लाते हैं उसको हम बोलते हैं कैरियर्स या वेक्टर। जो पैथोजेंस आते हैं जिस मीडियम से, उस मीडियम को हम बोलते हैं वेक्टर्स। यानी कि द मीडियम थ्रू विच दीज इंसेक्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैरीज आर नोन एज वेक्टर। इनको हम क्या कह देते हैं, वेक्टर कह देते हैं। जैसे हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल ऑफ द कैरियर और अ वेक्टर। क्योंकि हाउस फ्लाई क्या करती है, सब जगह जाके बैठती है। जो आपकी स्लिट होती है, गार्बेज हो गया या ना ड्रेन की स्लिट हो रही है, उस पर जाके बैठती है। वहाँ पे अलग अलग तरीके के या एनिमल एस्ट्रिक्ट होता है, अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो उस पर जाके बैठती है, उसके साथ पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। देन वो हमारी बॉडी पे घर में आती है और अनकवर्ड फूड पे या हमारे घर में अलग अलग जगह बैठती है, जिससे क्या होता है, पैथोजन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि कभी भी ओपन फूड नहीं खाना है, क्योंकि जब वो उस फूड पे बैठेगी तो जो भी फूड क्या होगा, कंटेमिनेट हो जाएगा और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं मार्केट में जो अनकवर्ड फूड होता है उसे नहीं खाना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा होता है, देखो जैसे अब होता है मॉस्किटो इज ऑल्सो अ वेक्टर बिकॉज इट कैरीज द एनिफ्लूस। ये क्या होते हैं, इट कैरिंग द वायरस ऑफ मलेरिया और बैक्टीरिया। डेंगू और मलेरिया का क्या करते हैं, स्प्रेड वायरस को लेके आते हैं अपने साथ। कैसे कि जो एनिफ्लून मॉस्किटो होती है वो अपने साथ मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है, और जो फीमेल एडीज होती है वो अपने साथ डेंगू वायरस को कैरी करती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी जो है अपने आपके आसपास वाटर को एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए। यानी कि हम इसे स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है स्प्रेड होने से नहीं रोक सकते हैं। यस वी कैन, हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। आपने देखा नहीं, आपके टीचर या आपके जो भी एल्डर्स होते हैं हमेशा बोलते हैं डोंट कलेक्ट द वाटर, डोंट टू लेट टू कलेक्ट द वाटर नियर बाय। अपने आसपास पानी को कलेक्ट मत होने दो, या अपने नेबरहुड में पानी को कलेक्ट मत होने। वाई?
बिकॉज इन सेकेंड वाटर मॉस्किटो स्टार्ट ब्रीडिंग। सेकेंड वाटर में क्या होता है, वाटर ब्रीड जो मॉस्किटो है वो ब्रीड करना शुरू कर देता है। एंड वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट, अगर पानी नहीं कलेक्ट होगा कूलर, टायर, फ्लावर एक्सेट्रा में, तो ये जो है मॉस्किटो ब्रीड ही नहीं कर पाएंगे और हमारी सराउंडिंग क्लीन रहेगी। तो हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए दैट वी कैन प्रिवेंट द मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग बाय द हेल्प ऑफ ड्राइंग आवर सराउंडिंग। देखिए आपके सामने जो टेबल है, आप देख सकते हैं इस टेबल को, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस, अलग अलग तरीके की ह्यूमन डिजीज़ दी हैं, ठीक है ना, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या देखो अलग अलग तरीके के इसके कॉज भी दे रखे हैं। आप देखो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस आप देखो, जो ट्यूबरक्लोसिस है आपको इधर ट्यूबरक्लोसिस विजिबल हो रहा होगा। और ट्यूबरक्लोसिस किससे हो रहा है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका बैक्टीरिया है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर है। जैसे मीजल्स का भी देखो वायरस है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर है, चिकन पॉक्स का भी एयर है, पोलियो का भी एयर है, इसमें वाटर भी है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है कि कीप द पेशेंट को कम्प्लीटली आइसोलेशन में रख देना चाहिए, यानी कि उसको अलग कर देना चाहिए एक हेल्दी पर्सन से, और वैक्सीनेशन कराना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे क्या हो वो वायरस जल्दी से जल्दी उसकी बॉडी से ख़त्म हो। सेकंड है देखो कोलेरा और टाइफाइड, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, ठीक है ना। वाटर एंड वाटर फूड जो क्या मेंटेन है पर्सनल, ठीक है ना। अब इसको कैसे सही किया जा सकता है, पर्सनल हाइजीन से, ठीक है ना, सूटेबल। और दूसरी अपनी कंडीशन जो सैनिटरी हैबिट्स हैं, यानी कि आसपास के नेबरहुड्स को साफ़ सुथरा रखें। हेपेटाइटिस ए, मलेरिया एक्सेट्रा, दीजिए कुछ डिजीज़ हैं जो हमारी किससे होती हैं, अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। तो कुछ तो ऐसी डिजीज़ है इसमें जो ह्यूमंस को क्या नाम है अफेक्ट करती हैं, और जो इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जनरली आपने देखा होगा इधर ऊपर टेबल में देख लिया। अब एक्चुअली क्या है, कुछ एनिमल्स डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल में डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक बहुत डेंजरस वायरस है, ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल जो कि वायरस से होती है। प्लांट के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ क्रिएट होती है, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, इन सब में डिजीज़ कॉज हो जाती है। एक्चुअली होता है कि आपने गन्ने में देखा होगा एक रेड कलर का कीड़ा लग जाता है, ठीक है ना, वो भी एक डिजीज़ है, किसी वजह से लग रहा है। और इससे साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको रोक देते हैं, ठीक है ना। जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको रोक देते हैं, जो क्रॉप की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी कि जहाँ हमारी मान लीजिए 1 kg क्रॉप प्रोड्यूस होनी थी, वहाँ क्या होगी अब सिर्फ 500 ग्राम प्रोड्यूस हो पाएगी, यानी कि उसने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया ग्रोथ को। तो देखिए इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, बाय यूजिंग अ डिफरेंट केमिकल्स। अलग अलग तरीके के केमिकल्स आते हैं, सर्टेन केमिकल्स आते हैं अलग अलग माइक्रोब्स के लिए। जैसे देखो डिजीज़ दे रखी हैं, सिट्रस और कैनकन बैक्टीरिया से होती है, एयर के हेल्प से फैलती है। रस्ट ऑफ वुड फंजाई से होती है और एयर और शीट्स की हेल्प से ट्रांसमिट होती है। येलो वेन मोनसाई यानी कि भिंडी में लगने वाला जो वायरस से होती है, इंसेक्ट के कारण। तो हम इन सबको ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड एक्सेट्रा। फूड पॉइजनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि फूड पॉइजनिंग होती कैसे है। एक्चुअल में क्या है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, और जब हम इस फूड को खाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हमारी यानी कि एक्चुअली फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, पॉइजनियस बना देते हैं। और जब यही पॉइजनियस फूड हम इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, तो ये सीरियस इलनेस क्रिएट कर, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो हमें हमेशा क्या फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए अलग अलग तरीके से। अब ये फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन भी समझते हैं। देखो हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड। अब बात तो ये है कि हम फूड को प्रिजर्व कर लें, तो फूड को प्रिजर्व कैसे करें, ये भी तो सोचने वाली चीज़ है। व्हाट इज दिस प्रिजर्वेशन। सबसे पहले तो प्रिजर्वेशन मतलब के मतलब को समझें। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, किसी चीज़ को संभाल के रखना, टू प्रिजर्व समथिंग, ठीक है ना, टू रिजर्व समथिंग, किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। जैसे चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, हम अपने ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं एक जगह, जिससे क्या वो ख़राब ना हो, उस पर कोई भी इंसेक्ट वगैरह एक्ट ना करे। तो यू नो दैट कि ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या देखा था, हम क्या कर रहे थे कि जो मॉइस्ट कंडीशन थी उसको ख़त्म कर रहे थे, जिससे क्या हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट ही ना हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जनरेट करेगा, हमारा फूड स्पॉइल कर देगा। तो स्पॉइल फूड आइटम क्या करेगा, पूरी गंदी स्मेल, बैड ऑर्डर आएगी उसमें, तो उसका टेस्ट भी बैड हो जाएगा, यानी कि हमारा फूड क्या है, स्पॉइल हो चुका है, और वो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन करेगा। बट हमने देखा होगा कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आम का अचार हम डालते हैं, जब आम की पिकल्स डालते हैं तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रखा रहता है और वो ख़राब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है,
हमने देखा ना हमारी मम्मी वगैरह जब कोई अचार वगैरह बनाती हैं, और वो अचार तो कितने कितने सालों तक रखा रहता है, तो कुछ होता ही नहीं है। वाई डज इट हैपन, ऐसा होता है क्यों है? इसका कारण है कि हमने उस फूड को क्या कर लिया है, कॉमन मेथड की हेल्प से प्रिजर्व कर लिया है। तो वो क्या मेथड्स हैं उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो प्रिजर्वेशंस के मेथड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी नहीं रखना, फिर आपको भी दिक्कत होगी समझने में और देखने में, ठीक है ना। तो होप सो आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आए। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो फर्स्ट वीडियो देखे, फिर इस वीडियो को देखे, चैप्टर समझ में आएगा, श्योरली आएगा। बहुत ईजी और छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। टिल देन क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।